ठीक है जी। तो कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंस होता है यूआई यूएक्स के दरमियान, और मुख्तलिफ टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। पूरे फिग्मा का जो फ्रेमवर्क है उसको हमने स्टडी किया था कि फिग्मा का जो पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट है उसके अंदर किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स को किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और डीप में हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यूआई यूएक्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे उनके लिए, कि यूआई यूएक्स के बारे में पहले तो मुझे आप लोग बताएं कि किसी का कुछ आइडिया है जो स्टूडेंट्स नए हैं, कि यूआई यूएक्स जो है हम किसे कहते हैं और बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसके दरमियान। सर यूआई यूएक्स जो है ना, ये जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसमें यूआई होता है यूजर इंटरफेरेंस, मतलब यूजर, और यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेरेंस मतलब यूजर के जो चीज, कोई भी ऐप है उसको देखते हुए भाई वो कैसे इस्तेमाल करता है, क्या उससे हो सकता है, उसको देखते हुए, यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए ना, एक मिनट वेट करें, यूजर एक्सपीरियंस देख के उसका आगे जनरेट करना या कोई चीज बनाना, भाई अगले बंदा कैसे इसे इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अच्छा, तो जैसा इन्होंने बताया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूं, तो बेसिकली यूआई इसे हम कहते हैं कि जो सामने आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे भी दिख रहा है कंप्लीट एक यूजर इंटरफेस है। यानी कि जो स्क्रीन अभी आप लोगों के सामने शो हो रही है ये भी कंप्लीट यूआई है। यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट इसके भी टूल्स हैं, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, ऑल डेट सर्च बार है, तो ये भी कंप्लीट यूआई है। और यूएक्स हमें इसको इस तरीके से कहेंगे कि कितना आपको जो यूजर आ रहा है उसको उन चीजों को किस तरीके से ऑपरेट कर पा रहा है। आइदर उसको चीजें ऑपरेट करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, आपने कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा बटन कहीं ऐसा लगा दिया हो कि यूजर उस तक नेविगेट ही नहीं कर पा रहा हो, तो इसे हम कहेंगे एक्सपीरियंस। ये कंप्लीट यूजर का एक एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है। तो हम जब भी डिजाइनिंग करेंगे या जब भी हम एप्स को डिजाइन करेंगे या फिर हम वेब को डिजाइन करेंगे, उसमें हम एक चीज का खास ख्याल रखेंगे कि जब भी हम डिजाइन करें तो उसमें यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा अच्छे से अच्छा हो। ठीक है। मतलब यूजर आपकी ऐप से या आपकी वेब से इंटरेक्ट कर पा रहा हो अच्छे से और उसको ऑपरेट कर रहा हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वायर फ्रेम्स को। अच्छा भाई, वायर फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंतहाई आसान है। यहाँ मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और आसान अंदाज में समझा देता हूँ कि कोई भी डिजाइन जब बनता है तो उस डिजाइन को बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर या उसका एक लेआउट तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर ये आप लोग सबको एग्जाम्पल दिख रही हो यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। तो अब जैसे आपके सामने ये एक डिजाइन यहाँ बना हुआ है मोबाइल का, तो ये एक कंप्लीट लेआउट नहीं है। विच मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ जो है इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं और इन बॉक्सेस के अंदर जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि यहाँ पर इमेज लगेगी, यहाँ पे बटन्स आएंगे, यहाँ पे आइकन स्पेस होंगे। तो इस कंप्लीट लेआउट को हम बोलते हैं वायर फ्रेम। यानी कि कंप्लीट डिजाइनिंग से पहले की स्टेज होती है वायर फ्रेमिंग। ये जरूरी इसलिए होता है हमारे लिए कि जब भी लेट से आप जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं और जब आप डिजाइनिंग कंप्लीट एक लेआउट को तैयार कर रहे होते हैं, उसमें कलर्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, तो आपकी काफी ज्यादा मेहनत उसमें हो जाती है। ठीक है। अब वायर फ्रेम की यहाँ पे जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम कंप्लीट डिटेल्ड डिजाइनिंग की तरफ जाए उससे पहले हम एक वायर फ्रेम बना लें ताकि हमारे जो मैपिंग है माइंड की वो एक कंप्लीट लेआउट की फॉर्म में यहाँ पे बन जाए। और वो मैपिंग जो है हम फिर आगे अपने किसी भी जो भी हमारे रिस्पेक्टिव क्लाइंट है या फिर जिस भी हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनको हम शो करवा दें कि भाई आपका जो डिजाइन है उसमें ये इमेज इस जगह के ऊपर लगाई जाएगी, ये आइकन इस जगह के ऊपर रखा जाएगा, एंड ऑल डेट इसी तरीके से। देन फिर जब वो अप्रूव हो जाएगा डिजाइन, तो फिर हम कंप्लीट उसके अंदर कलर्स फिल करेंगे, उसके अंदर इमेजेस ऐड करेंगे, उसमें प्रॉपर आइकन्स के अंदर कलर्स ऐड करेंगे। तो वो उसके फौरन बाद वाली हमारी स्टेज होगी। यहाँ तक सबको क्लियर है जी स्टूडेंट्स? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो अगर आप लोगों का माइक का इशू है तो आप लोग चैट में भी मुझे लिख के बता सकते हैं कि सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, आइजा आप भी मुझे बताइएगा काइंडली कि आपको क्लियर है। Yes, sir, it's clear. ओके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे की तरफ। तो बेसिकली वायर फ्रेम का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ऐसा भी होता है कि हमें वायर फ्रेम जो है ना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मीन्स ये कि कभी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जहां हमें पता है कि डिजाइन किस तरीके से बनना है, तो हम डायरेक्ट डिजाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार हम फालतू में वायर फ्रेम बनाने की मेहनत करें, इससे बेहतर है हम कंप्लीट एक लेआउट डायरेक्टली बना लें। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना चीजें वहां पे चल रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज आई ड्रॉपिंग टूल। अगर मैं आपको फिग्मा के लेआउट के ऊपर लेके जाऊं
अच्छा, कल की क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरीके से फिग्मा के ऊपर अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन कर सकते हैं। और जब हम लॉगिन कर लेंगे इजी स्टेप से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा गूगल के साथ। एंड आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, हमने क्या करना था, हमने यहाँ से न्यू डिजाइन फाइल पे हम गए थे और हमने एक कंप्लीट फाइल बना ली थी। अब अगर मुझे सेम फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे मैं नीचे, यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो मेरी फाइल है ये बनी हुई है ऑलरेडी। मैं उस पर जस्ट क्लिक करूंगा और ये मुझे नेविगेट कर देगा मेरी अपनी फाइल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही हम अपनी फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास सामने कुछ इस तरीके का कंप्लीट एक इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कल हमने देखा था कि हम किस तरीके से मल्टीपल शेप्स को लेकर आ सकते हैं, हम बटन को किस तरीके से बना सकते हैं, हम कलर्स वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हैं यूजिंग द पेन टूल, एंड फ्रेम्स किस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा आई ड्रॉपिंग टूल के बारे में। अब लेट्स अज्यूम आपके पास ये एक सर्कल है। अब आप चाह रहे हैं कि इस सर्कल के अंदर जो भी कलर है एग्जैक्टली वही कलर कॉपी होके आपके पास जो रेक्टेंगल है पीछे उसके ऊपर कॉपी हो जाए, या फिर ये जो स्टार बना हुआ है इसके ऊपर वो कलर आ जाए। ठीक है, अब कलर की भी ना बहुत एक डिफरेंट रेंज होती है। मतलब अगर कलर का कोड मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे CE2658 ये कलर का कोड है। अब इसके अंदर अगर मैं 58 की जगह पे जो एंड में है इसके अंदर अगर मैं 56 कर दूं तो कलर की जो वेरिएशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ी सी वेरिएशन चेंज हो गई। अगर मैं 6 की जगह के ऊपर अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐसा कर दूं, लेट से इसको 1 कर दूं, देन कलर की वेरिएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हल्की हल्की चेंज हो जाएगी। लेकिन यही चीज अगर मैं ज्यादा चेंज कर दूं, लेट से 5 1 की जगह पे मैं इसको 6 0 कर दूं, तो भी हल्का फुल्का यहाँ पे स्लाइटली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कलर की एक डिफरेंट रेंजेस है। अब जैसे ये पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है, अब मैं इसको अगर मूव कराऊं आगे पीछे तो आप लोग देख रहे हैं कलर का जो कोड है वो चेंज हो रहा है, हल्का हल्का चेंज हो रहा है, फिर चेंज हुआ, मतलब बहुत वाइड रेंज है इसकी। तो एग्जैक्ट कलर कॉपी There, करने के लिए, जी पूछे। there is this thing called Color Hunt. It gives you this code thing, so you can add it on there, and then it will go on the exact same color that you copy paste the code from. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं वो चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको लेट से कोई कलर कॉपी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एलिमेंट का, तो हम वो इसी फिग्मा के अंदर रहते हुए किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक आई ड्रॉपिंग टूल आपके पास आ रहा है। लेट से ये मेरे पास एक स्टार है और इस स्टार के अंदर मैं ये पिंक कलर कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपिंग टूल पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, एंड आई ड्रॉपिंग टूल को मैं ले जाकर के यहाँ पे, जैसे मुझे पिंक कलर कॉपी करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड देन मेरा ये सेम कलर यहाँ पे कॉपी हो गया। वरना दूसरा तरीकेकार क्या है कि मैं इसको ओपन करूं, इसका जो कलर कोड है यहाँ से मैं इसको कॉपी करूं, एंड जैसे मुझे इस रेक्टेंगल के ऊपर प्लेस करना है तो मैं इसके ऊपर आऊं और यहाँ पे मैं कलर कोड पेस्ट कर दूं, तो अगेन मेरे पास सेम रिजल्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा टूल है और बहुत काम आएगा आप लोगों के, जब भी आप लोग डिजाइनिंग कर रहे होंगे या जब भी आप लोग कोई चीज बना रहे होंगे तो वहां पे ये चीज काफी ज्यादा काम आएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात आती है थोड़ा सा टूल्स की, कि हम जरा डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आया हुआ है कि आप एक परफेक्ट सर्कल किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट सर्कल के ना यहाँ पे काफी सारे तरीके कार हैं। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही हो, कोई भी शेप हो सकता है। यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया और मैं इस वाले बोर्ड पे आ जाता हूँ। अब मैं अगर सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो अब मेरा सर्कल कभी पीछे भी होगा तो सर्कल का मेरा शेप खराब हो जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो खराब हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरा सर्कल एक्यूरेटली किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो इसका आसान तरीकेकार क्या है कि आपने सर्कल को सेलेक्ट किया, आपके कीबोर्ड पे जो आपका शिफ्ट का जो की है उस शिफ्ट की को आपने प्रेस करके रखना है, एंड देन जब मैं सर्कल अपना ड्रॉ करूंगा तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में हर डायमेंशन में सेम तरीके से ड्रॉ होगा। अगर मैं को छोटा भी करूं बड़ा भी करूं तो ये एग्जैक्टली एक्यूरेट सर्कल मेरे पास यहाँ मुझे ड्रॉ के मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करूं तो अभी मैं शिफ्ट प्रेस किए बगैर काम करूंगा तो कभी मेरा शेप थोड़ा सा ऐसे हो गया, मतलब मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, या मैं अपनी एक अंदाजे के मुताबिक बना सकता हूँ। लेकिन यही चीज अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँ, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया, अब अगर मैं आगे पीछे भी मूव करूंगा ना तो एग्जैक्टली सेम शेप मुझे यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में मिलेगा हर डायमेंशन में। क्लियर है? Okay. जी सर, क्लियर। अच्छा, अब हम चलते हैं और आगे की तरफ।
तो इसके अंदर जो है यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कि भाई डुप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरीकेकार तो ये है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो आप कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, जो कि हम बचपन से करते हुए आ रहे होते हैं। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल सी किया, अब मैं दोबारा जब कंट्रोल वी करूंगा तो जो मेरी कॉपी वाली लेयर है, यानी कि जब मेरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मेरा कॉपी हुआ है वो एग्जैक्ट इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से स्लाइटली मूव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मुझे इसकी कॉपी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बस फिग्मा के अंदर ये चीज है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ना कॉपी करते हैं तो वो चीज कॉपी होकर के उसी सेम चीज के ऊपर आ जाती है। तो जब मुझे इसको हटाना होगा या मुझे कीबोर्ड लगाना होगा तो मुझे इसको अलग से यहाँ से मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। वरना दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सेम चीज की जो है कॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी की कमांड फिग्मा के अंदर स्पेशली इन्होंने बनाई है कि आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे जब भी आपके पास आपको सेम चीज की कॉपी मिल जाएगी। और Sir, जी पूछें। I'm sorry, but you for copy pasting, you can even do Control C and then Control V. यस एग्जैक्टली, मैंने ऐसे बताया ना आपको कि आप जैसे हम लोग हमेशा यूज कर रहे होते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो उसको भी प्रेस करके आप कॉपी ले सकते हैं। इवन जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस किया, अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो जो मेरी कॉपीड ऑब्जेक्ट है वो इसी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको जब यहाँ से मूव करवाऊंगा तो ये यहाँ से मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे लेट से मुझे इसकी और कॉपी चाहिए तो मैं कंट्रोल डी से भी कॉपी ले सकता हूँ। मतलब दो तरीकेकार होगा आपके पास। पहला तरीकेकार क्या हो गया आपके पास कि एक तो ये हो गया कि आप जो है कंट्रोल वी और साथ में आप कंट्रोल सी, यानी कि पहले आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे एंड देन आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉपी आ जाएगी। और इसके अलावा आपके पास कंट्रोल डी, ये दो कमांड्स हैं आपके पास कि आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, पहली वाली जो कमांड है इसमें आपको कंट्रोल सी अलग प्रेस करना होगा एंड देन कंट्रोल वी अलग प्रेस करना होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल डी सिर्फ प्रेस करते हैं तो आपके पास कंप्लीट जो आपके पास लेयर है उसकी आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ आसान करके। सबसे आसान तरीकेकार इसका ये है कि अगर लेट से मुझे यहाँ पर लेट से ये एक स्टार है मेरे पास, अगर मुझे इसको कॉपी करना है या मुझे इसकी कॉपीड लेयर कहीं पे भी लगानी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो ऑल्ट की है वो प्रेस करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑल्ट की है, मैं इसको प्रेस करूंगा एंड देन अब आप देखा कि जैसे ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो मेरे जो माउस के कर्सर हैं वो डुप्लीकेट हो गए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो मेरे जो माउस के कर्सर थे वो कितने हो गए, दो, डबल हो गए। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको मूव कराऊंगा, अच्छा मैंने माउस की जो ऑल्ट की है वो मैंने प्रेस की भी है और अपना माउस का जो मैंने लेफ्ट की है वो मैंने प्रेस की भी है। अब मैं इसको जैसे ही मूव कराऊंगा वैसे ही मेरे पास इसकी डुप्लीकेशन आ जाएगी। अब जहां पे मुझे इसको पेस्ट करना है मैं वहां पे रखूंगा एंड देन उसके बाद फिर मैं ऑल्ट की को रिलीज करूंगा। अगर मैं पहले ही रिलीज कर दूंगा तो उसकी कॉपी नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ ऊपर, अब जैसे अगर मैंने कहीं भी बीच में छोड़ दी ऑल्ट की तो देखा आपने वो गायब हो गई वहां पे। जो पहले वाला था वो वहां पे गायब हो गया, वो वहां पे इसकी कॉपी नहीं बन पाई प्रॉपरली। तो आपने पहले कंप्लीटली क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करनी है स्टार को मूव कराने के लिए, वहां पे ले आके पेस्ट करना है एंड देन उसके बाद अपनी ऑल्ट की को रिलीज करना है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Okay. जी सर, क्लियर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक टूल्स हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके पास ना टाइमली बहुत काम आएंगी इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बिटवीन फ्रेम्स एंड ग्रुपिंग। मतलब फ्रेम क्या चीज है और ग्रुपिंग क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं एक नया वेक्टर बोर्ड लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं जूम इन, ठीक है। अच्छा, आप सबको स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल है ना? अगर जी स्क्रीन सर। इशू आए तो जी आप लोग मुझे बिल्कुल। काइंडली बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लेट से मैं एक बनाना चाह रहा हूँ बटन। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके या
मैं इसको शिफ्ट प्रेस करे बगैर बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट शेप चाह रहा हूँ बटन का, जो एक्चुअल शेप होता है मेरे पास। ठीक है, और इसके ऊपर मैं लेकर आना चाह रहा हूँ टेक्स्ट, बट टेक्स्ट से पहले मैं चाह रहा हूँ इसका एक बटन जो है वो चेंज, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो राइट साइड पे मैं आऊँगा प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपर, और इसका कोई अच्छा, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लेकर आऊंगा। तो मैंने टेक्स्ट पे किया, टेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने इसी के ऊपर टेक्स्ट का एक फ्रेम बना दिया। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट का फ्रेम बनाया, आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से बनाया है। अभी मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं। Just a minute, अब देखें, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आप लोगों ने नोटिस करना है कि मैंने सिर्फ टेक्स्ट को ला करके यहाँ पे क्लिक नहीं किया, इवन मैंने पहले यहाँ पे कंप्लीट टेक्स्ट का एक फ्रेम ड्रॉ किया है मूव करा के, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो इसी फ्रेम के अंदर आए। मीन्स ये कि इस फ्रेम से बाहर ना जाए, इसी रेंज, यानी कि मैंने एक फ्रेम से मैंने एक रेंज या मैंने एक बाउंड्री डिफाइन कर दी कि अब इसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बटन ऐड करवा दिया और मेरा बटन यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा बटन है और जो मेरा रेक्टेंगल है ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाएं, यानी कि जब भी मैं इनको मूव कराऊं तो ये साथ में मूव हो। जैसे अब मैं अगर बटन को आगे पीछे मूव करवाता हूं तो मेरा टेक्स्ट अलग मूव होगा, मेरा जो रेक्टेंगल है वो अलग मूव होगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है और जो मेरा बटन है रेक्टेंगल, वो साथ साथ एक ही टाइम पे मूव हो। ठीक है, तो उसके लिए तरीकेकार क्या है कि पहले तो मैंने यहाँ पे इसको सेट किया फ्रेम को, और अब मैंने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपने देखना है लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो आपको ये पूरा पैनल दिख रहा है, ये आपका कंप्लीट एक लेयर्स का पैनल है। ठीक है, लेयर्स के पैनल्स का फायदा ये होता है, अब मैं अगर आपको फ्रेमिंग से पहले ना लेयर्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि लेयर्स का पैनल काम क्या करता है। अब लेट से हम आ गए इस वाले फ्रेम के ऊपर, डेस्कटॉप नंबर 1। ठीक है, अब इस डेस्कटॉप नंबर 1 के ऊपर मेरे पास जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, आइदर ये एक स्टार हो, ये एक सर्कल हो। अब जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपने लेफ्ट साइड पे देखना है मेरी जो लेयर्स हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। आप सबको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट्स मैंने राइट साइड के ऊपर रखे हुए हैं वो सारे सारे यहाँ पे आपको हाईलाइट होते हुए दिखेंगे। अब लेयर्स का फायदा ये होता है कि जैसे लेट से आपने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी एक कंप्लीट लेयर या उसकी एक इंडिकेशन यहाँ पर आ गई कि भाई आपका जो स्टार नंबर 2 है वो आपने यहाँ पे इस वाले कंप्लीट आर्ट बोर्ड पे या इस वाले फ्रेम के ऊपर आपने यहाँ पे रखा हुआ है। इन केस ऐसा होता है कि आपका जो ये स्टार है ये चला गया पीछे, अब छुप गया ये। ठीक है, अब आपको नहीं दिख रहा ये स्टार, और आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये इसकी जो ऑब्जेक्ट है मैं उस तक कैसे पहुंचूं। तो ये जो लेयर्स हैं ये आपका काम करेंगी इंडिकेशन का। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो जो उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे स्टार को फाइंड आउट करना है तो मैं इसकी लेयर को क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे स्टार मेरा हाईलाइट हो गया। अब मुझे अगर इसको मूव करवाना है या फिर इसको मुझे आगे पीछे कहीं भी लेके जाना है तो मैं अपनी जो एरो कीज है मैं उससे इसको लेके जा सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी लेयर्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ और फाइंड आउट करके इसको कहीं भी रख सकता हूँ। अब लेट से आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये स्टार है ये आपके सर्कल के ऊपर आए। ठीक है, तो अब सर्कल के ऊपर लेकर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे ही मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो लेयर है ये सर्कल के ऊपर आ गई। आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि ये सर्कल जो स्टार नंबर 2 पहले पीछे था, यानी कि इसकी जो लेयर थी ये पहले काफी लेयर्स के नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रिंग टू फ्रंट किया सबसे ऊपर आ गई लेयर। इसका फायदा ये हुआ कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाना है आपने तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। सही है, अब यही काम सेम काम मैं लेयर से भी कर सकता हूँ। कैसे, अब जैसे स्टार नंबर 2 है और यहाँ पे मेरे पास सर्कल है। अब मैं इसको ना यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे नेमिंग कर सकता हूँ। जैसे लेट से मैंने इसको बोल दिया सर्कल, और इसको मैंने बोल दिया लेट से चलो इसको स्टार ही रहने देते हैं। इसको मैं यहाँ से स्टार नंबर 2 हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा सर्कल है और जो मेरा स्टार है, अब स्टार मेरा चल रहा है सर्कल के पीछे, तो मैं इसकी लेयर को यहाँ से उठाऊंगा और मूव करा के सर्कल के पीछे यानी कि सर्कल के नीचे मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो अब क्या हुआ, मेरा सर्कल ऊपर आ गया और मेरा स्टार जो था वो इस सर्कल के पीछे चला गया।
सही है। अब अगर मुझे दोबारा इसको ऊपर लेकर आना है तो मैं स्टार को उठाऊंगा और इस सर्कल के ऊपर ले आके रख दूंगा, तो मेरा जो स्टार है वो इस सर्कल के ऊपर आ गया। हम टाइमली इसको साथ साथ देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग इससे यूज टू हो जाओगे। तो अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ लेयर्स का? क्योंकि लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। Sir, I got it. बाकी को क्लियर हो गया? जी सर, जी सर, ओके नेक्स्ट। जी, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे थे ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट और फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट से इस बटन को और इस रेक्टेंगल को मुझे यहाँ पे फ्रेम करना है, तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों के लेयर्स को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। अब मैं करूंगा राइट क्लिक। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इन दोनों की हम बना लेते हैं कॉपी। वो यहाँ पे दो आ गए मेरे पास। अब मैं करूंगा इसको सिलेक्ट, दोनों को राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रुप सिलेक्शन का। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा ग्रुप। अब जैसे ही मैंने ग्रुप किया तो लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कि इन दोनों की जो लेयर्स थी वो मर्ज हो गई, और मर्ज होकर के एक कंप्लीट लेयर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन यहाँ पे साइड में एक एरो की भी आ रही है। जैसे ही मैं इस एरो की को प्रेस करूंगा तो ये मुझे दिखा देगा कि इस एक लेयर के अंदर मजीद दो लेयर्स हैं। एक बटन की लेयर है जो मेरा रेक्टेंगल है, और एक कंप्लीट टेक्स्ट की लेयर है जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसका फायदा ये हुआ कि अब मैं इजीली इसको एक साथ, यानी कि अगर मैं इसकी जो लेयर है ग्रुप नंबर 1 की, अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब मैं इन दोनों को एक साथ मूव करवा सकता हूँ आगे पीछे। ठीक है, अच्छा अब फ्रेम की बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको फ्रेम कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने कर लिया इसको फ्रेम सिलेक्शन। अब जैसे ही मैंने इसको फ्रेम सिलेक्शन किया, लोगों ने यहाँ पे नोटिस करना है कि ये एक कंप्लीट फ्रेम के अंदर यहाँ पर आ गया। सही है, अगेन इसके अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास बटन भी आ रहा होगा और मेरे पास रेक्टेंगल भी आ रहा होगा, और इस फ्रेम को भी मैं साथ आगे पीछे मूव करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, लेट से मेरी जो लेयर है ग्रुप हुई मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो आप लोगों ने नोटिस करना है कि जो मेरा बटन है, यानी कि जो मेरा टेक्स्ट है, वो हर दफा सेंटर में है। बात क्लियर हो रही है? मतलब अगर मैं इसको बड़ा करूं छोटा करूं तो जो मेरा टेक्स्ट है वो हर दफा सेंटर में है, क्योंकि मैंने इसकी प्लेसमेंट बताई हुई है। ठीक है, और इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे फ्रेम को बड़ा करता हूँ तो जो मेरा फ्रेम है वो सिर्फ मेरा फ्रेम बड़ा हो रहा है, मेरा जो यहाँ पे बटन एक्चुअल बटन है वो यहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा। आ रही है बात समझ? तो हम यूजुअली जब भी यहाँ पे काम कर रहे होंगे या तो हम ग्रुपिंग कर रहे होंगे ज्यादातर, और बहुत कम जगहों पे जहाँ पे हमें फ्रेमिंग की जरूरत पड़ेगी हम वहां पे फ्रेमिंग कर रहे होंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है फ्रेमिंग का और बटन ग्रुपिंग का। मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया तो मैंने इसको जैसे ही बड़ा किया तो कंप्लीट जो मेरा टेक्स्ट है वो हर दफा अपनी पोजीशन के ऊपर है, चाहे मेरा बटन कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो अपना सेंटर में ही रहेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ फ्रेम को बड़ा करूंगा ऐसा नहीं होगा, मेरा सिर्फ फ्रेम बड़ा हो रहा है, मेरा जो टेक्स्ट है या जो बटन है वो बड़ा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो अगेन मुझे इसकी बटन की लेयर और रेक्टेंगल की लेयर दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके बड़ा करना होगा, और अब ये इजीली यहाँ पे सेम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक डिफरेंस बता दिया कि फ्रेमिंग का क्या डिफरेंस होता है और ग्रुपिंग का क्या डिफरेंस होता है। लेकिन हम जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, जब हम कंप्लीट नैव बार बना रहे होंगे, तो वहां पर हम मजीद इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे और इन डिफरेंसेस को और मजीद डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ना यहाँ पे आइकन्स को लाजमी नोट करना है कि जैसे मिसाल के तौर पे इस वाले लेयर को मैंने फ्रेम किया था तो इसके अंदर जो आइकन बना हुआ है वो एक फ्रेम का आइकन है। ठीक है, और जो ग्रुप यहाँ पे मैंने किया है इस ग्रुप का भी आइकन डिफरेंट है। ठीक है, नहीं देखें, यूआई यूएक्स जो है ना वो बेसिकली हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। फिग्मा जो है ना, फिग्मा बेसिकली एक समझिए कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप यूआई यूएक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम यूआई बना रहे होते हैं और जो यूएक्स है वो हमारे माइंड में होता है। यानी कि हमारे माइंड में, मैं कुछ तरीके से बोलूं कि यानी कि आपने एक मैपिंग करी अपने माइंड में, आपने बोला कि मैं ये बटन अगर यहाँ पे लगाता हूँ या फिर ये बटन अगर मैं बॉटम पे टॉप पे कहीं भी लगाता हूँ तो यूजर इसको इजीली एक्सेस कर लेगा। तो वो आपने यूजर का एक्सपीरियंस वहां पे नोट किया, और जब आपने बटन बनाया और बना करके आपने जो है इसको किसी भी जगह पे, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, तो ये मेरा कंप्लीट इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो बटन हैं। क्लियर है बात? तो ये मेरे यहाँ पे कंप्लीटली एक इंटरफेस ड्रॉ हो रहा है। सही है, क्लियर है आपको?
Okay, sir. Thank you. अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। लेट्स सी, चले खैर, इसको हम अभी यहाँ पे, बल्कि मैं मिटा ही देता हूँ वरना आप लोगों को देखने में मसला होगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं मजीद आगे की तरफ, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, अब आप लोगों ने ये वाले डिफरेंसेस को समझना है। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम मजीद अभी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसवीजी एंड पीएनजी। अब एसवीजी क्या होता है और पीएनजी क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर किसी दोस्तों को इमेज भेजी होगी, या किसी से भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप वगैरह में तस्वीरें आती हैं, तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो या ना किया हो, तो वो जेपेग फॉर्मेट में होता है, जेपीईजी। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या नोटिस किया भी होगा, तो अभी आप लोगों को वो याद भी होगा। और इसके अलावा हमारे पास तीन तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है एसवीजी, एक होता है पीएनजी, और एक होता है जेपेग। जेपेग फॉर्मेट जो है वो नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसी को भी तस्वीर भेजने में, डाउनलोड कर लिया नेट से कोई भी इमेज, तो वो इन द फॉर्म ऑफ जेपेग होती है। पीएनजी क्या होती है कि किसी भी इमेज विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कि जो आपके पास लेट से कोई एक मैं अगर इसको इस तरीके से बोलूं कि आइकन है। ठीक है, अब एक आइकन जो है वो विदाउट बैकग्राउंड होगा, ताकि आप उसको कहीं पे भी ले जाकर के इजीली वहां पे प्लेस कर दो, या फिर एक लोगो। ठीक है, अब लोगो अगर कहीं पे भी लगाया हुआ है आपने, तो वो विदाउट बैकग्राउंड होता है, ताकि वो लोगो ओरिजिनली अपनी स्टेट में दिख रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मेट होता है एसवीजी। एसवीजी जो है वो बेसिकली बहुत लाइट वेट होता है, और इट सेल्फ एक वेक्टर फॉर्मेट होता है, कि आप इसको अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हो, इसके शेप को, इसके कलर को, इसकी जो थिकनेस है उसको। ठीक है, हम थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में, कि भाई एसवीजी जो है आपके पास वो बहुत लाइट वेट होता है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे कोई भी फाइल दिखाऊं, लेट्स से ये वाली फाइल्स है मेरे पास, या फिर ये इमेजेस है मेरे पास, लेट्स से। ठीक है, अब इन इमेजेस के साथ आप लोगों ने यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे साइज आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अब ये जैसे मिसाल मेरे पास पहली वाली इमेज है, इस पहली वाली इमेज का साइज कितना है, 1300 समथिंग के बी इमेज है, उसका साइज है 1014 के बी। एंड सारी इमेजेस जो है आपकी, लेट से सबसे हल्की फुल्की इमेज है 400 के बी की। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने टाइप देखनी है, क्या लिखी हुई है, जेपैग, जेपीजी। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊं, तो आप लोगों ने नोटिस करना है कि यहाँ पे जो ये वाली मेरे पास एक इमेज है, ये पीएनजी फाइल है, ये पीएनजी फॉर्मेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई एसवीजी इमेज अभी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो शायद मुझे कोई एसवीजी इमेज मिल जाए। लेट्स सी, हाँ, तो ये रही मेरे पास एसवीजी इमेज। अब आपने इसका साइज देखना है, इसका साइज कितना है, 1 KB, ओनली 1 KB। इसी जगह पर अगर मैं जेपैग की बात करूं, इसी के ऊपर मेरे पास जेपैग फाइल है, इसका साइज कितना है, 3584 KB। और अगर मैं इसके ऊपर जाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर एक पीएनजी फाइल है, इसका साइज कितना है, 429। कितना बड़ा डिफरेंस है फाइल साइज के अंदर और स्टोरेज के अंदर, कि आपकी पीएनजी, आपकी जेपेग फाइल कितनी ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही है, एंड जो आपकी एसवीजी है वो बिल्कुल लाइट वेट है, 1 KB, एंड एडवांटेजेबल है। यानी कि अगर मैं इस आइकन को ओपन करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा मेरे पास एक आइकन आ गया लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अब ये आइकन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं इसको कहीं पर भी ले आके लगाता हूँ अपने डिजाइन में, ठीक है, और अपने डिजाइन में मैं ले आके लगाने के बाद इसको जितना भी बड़ा कर लूं, या जितना भी छोटा कर लूं, ये हमेशा के हमेशा जो है ना, इसके पिक्सल्स खराब नहीं होंगे, ये ब्लर्ड नहीं होगी इसकी इमेज, ये खराब नहीं होगा, ये एग्जैक्टली अपनी जिस तरीके से स्टेट में है वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं एफवीजी के। और इवन पीएनजी फाइल्स भी समथिंग काम इस तरीके का ही करती हैं, बट अगेन उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। और जेपैग तो बिल्कुल ही काम नहीं करती इस तरीके का, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा पिक्सेलेशन आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो वो काफी ज्यादा फट जाते हैं उसके पिक्सल्स, आपने सुना भी होगा। तो वो इसी वजह से फट जाते हैं कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल इमेज नहीं होती हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई एसवीजी इमेजेस जो है वो वेक्टर बेस्ड है। वेक्टर बेस्ड का क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पर आऊं और इस जगह के ऊपर मुझे अपना आइकन इंपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा इंपोर्ट।
अच्छा इसको हम, अच्छा जी, अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के 2 से 3 तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार क्या है कि मैं यहाँ से शेप्स पे से आऊँ, और शेप पे से आने के बाद यहाँ पर आ रहा है इमेज का ऑप्शन, यहाँ से मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं अपनी इमेज को इंपोर्ट करवा लूँ। दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं यहाँ से आऊँ और यहाँ से फाइल के ऊपर आऊँ, फाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ से मैं प्लेस इमेज पे क्लिक करूँ और मेरे पास यहाँ पर इमेज आ जाए। वरना थर्ड तरीकेकार क्या है कि मैं ड्रॉप एंड डाउन के थ्रू लेकर आऊँ। अब जैसे मुझे ये वाली इमेज चाहिए, सॉरी वाला आइकन मुझे चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके मैं क्रोम के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे ले आकर के मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, तो ये आइकन मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आपने नोट करना है कि जितना भी मैं इसको जूम इन कर लूँ, इसके पिक्सल्स जो है वो फटेंगे नहीं, ये अपना हमेशा के शार्प ही रहेगा। हमेशा देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल शार्प है ये। इसके एजेस आपने नोटिस करना है कितने ज्यादा क्लियर एंड शार्प है। अब अगर मैं इसके अंदर करना चाहूँ एडिटिंग, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसके अंदर, नहीं एसवीजी एंड पीएनजी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये बेसिकली फाइल फॉर्मेट होते हैं कि जैसे आपने कोई पिक्चर सेव की तो वो डॉट पीएनजी फॉर्मेट पे सेव हो गई, या फिर आपने कोई पिक्चर डाउनलोड करी और वो डॉट एसवीजी फॉर्मेट की है तो वो डॉट एसवीजी फॉर्मेट से सेव हो गई। मतलब ये डॉट नोटेशन के थ्रू ये एक फाइल की बेसिकली फॉर्मेटिंग है कि किस फाइल फॉर्मेट के ऊपर आपके पास फाइल सेव हो रही है। ठीक है, अच्छा अब आपने नोटिस करनी है एक बात यहाँ पर कि ये कंप्लीट मेरे पास आइकन है, लेकिन जैसे ही मैं इस आइकन की लेयर को मजीद डिटेल में देखता हूँ तो ये मेरे पास एक फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस फ्रेम को ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर, यानी कि इस बात से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि यार ये एक कंप्लीट वेक्टर इमेज है। और वेक्टर इमेज का मेरे पास फायदा मुझे ये होता है कि मैं इसके अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से फिल मोड से आके कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर जो है स्ट्रोक्स ऐड कर सकता हूँ। अब स्ट्रोक्स क्या होते हैं कि आपके पास आपकी जो एक कंप्लीट वेक्टर है, इसके अंदर बाहर की जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को आपको कितना ज्यादा थिक रखना है। अब इस वाले केस में मेरे पास कोई आउटलाइन नहीं है, तो अगर मुझे आउटलाइन ऐड करवानी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा। मैं इस स्ट्रोक के ऊपर प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटलाइन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। आपने यहाँ पे देखा कि मेरे पास यहाँ पर आउटलाइन ऐड हो गई ब्लैक कलर से। ठीक है, अब अगर इस आउटलाइन को मुझे मजीद थिक करना है, थिन करना है, या फिर इसका कलर चेंज करना है, या फिर इसका फॉर्मेट चेंज करना है इवन, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। किस तरीके से, अब जैसे मैंने कहा कि यार इसका कलर मुझे रखना है लेट से कुछ ये वाला। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया इस बॉक्स से आने के बाद। अब मैंने कहा कि जो इसके अंदर जो मेरे पास आउटलाइन या स्ट्रोक जो ऐड हुई है वो बाहर की साइड से ऐड हो। अभी ये है इनसाइड, इनसाइड का मतलब ये है कि जो आपका वेक्टर है उस वेक्टर के अंदर से ऐड हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं कि आउटसाइड, तो आप लोग देखिएगा कि जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर था ना, उसका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के बाहर से ऐड हुई है। आप लोगों को नोटिस करना है कि ये आपके वेक्टर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर जो है ना आपके पास स्ट्रोक्स ऐड हुई हैं। यहां से नोट करें, ये देखें ये कंप्लीट आपकी वेक्टर की बाउंड्री जा रही है यहाँ पे, इस बाउंड्री के बाहर से ऐड हुआ है मेरा यहाँ पे स्ट्रोक। अगर मैं इसको कर दूं सेंटर, तो ये बाउंड्री के सेंटर से ऐड होगा। आप लोग ये नोटिस करें, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये आपकी बाउंड्री है, इसके बिल्कुल सेंटर से जो है मेरे पास स्ट्रोक यहाँ पे दोनों तरफ ऐड हुए हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर ये एक दफा दोबारा समझा दीजिएगा स्ट्रोक वाली बात। मैं दोबारा समझा देता हूँ, देख अभी हमारे पास कुछ इस तरीके का वेक्टर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब सिंपल कलर है और वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मुझे इसमें थोड़ा सा मतलब इसके अंदर ना बाउंड्री चाहिए, लेट से। अब इसके अंदर जैसे आपके पास होता है कि एक बॉक्स है आपके पास। ठीक है, अब आप लोग चाह रहे हैं कि इस बॉक्स के ऊपर एक फ्रेम आ जाए। लेट से आप लोगों ने पिक्चर वगैरह के ऊपर भी देखा होगा कि आपके पास एक फ्रेम होता है अलग से बना हुआ, तो आप लोग इस तरीके से करके एक अलग से फ्रेम या एक अलग से आप इसको कह लें स्ट्रोक जो है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक बना के दिखाया कि भाई ये कंप्लीट फ्रेम बना हुआ है और इसके अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो सेम गोज फॉर हेयर कि यहाँ पर भी आप लोग कुछ इसी तरीके से काम कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो इस वाले वेक्टर के ऊपर बाउंड्री बना सकते हैं अलग से एक हाईलाइटेड, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक्स। तो अब स्ट्रोक्स को लेकर आने के लिए मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसके प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर से एक लाइन बनी हुई आ जाएगी स्ट्रोक की। ठीक है, और
अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से आगे इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसकी टाइप को भी डिफाइन करना हो कि यार मैं जो स्ट्रोक ऐड करवा रहा हूँ वो आइदर इनर साइड पे हो, वो आइदर आउटर साइड पे हो, या फिर वो सेंटर से आ रही हो, तो वो सेट करने के लिए मैं यहाँ से आऊंगा। अब जैसे ये सेंटर में है इस टाइम पे, अब मैं इसको कर दूंगा इन साइड। तो आपने नोटिस करना है कि ये अंदर की साइड पे स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इसकी अंदर की साइड पे किस तरीके से मुझे पता चला, इस तरह पता चला कि जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है फ्रेम की, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐड हुई हुई है। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मेरे पास ये एक लेट से वेक्टर है। अब इस वेक्टर के अंदर अगर मैं कर दूंगा इन साइड, तो मेरे पास यहाँ पर इन साइड जो है ना, ये स्ट्रोक्स आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? मतलब रेड कलर से जो बॉक्स बना हुआ है मेरे पास वो तो ओरिजिनल है ही है, लेकिन अगर इसके अंदर से मुझे ऐड करवाने स्ट्रोक्स, तो इसी के अंदर यहाँ पर स्ट्रोक्स ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे बोलूँ कि नहीं मुझे करवानी है आउटसाइड से, तो ये लेट से मेरे पास एक वेक्टर है। अब इसके अंदर आउटसाइड का मतलब ये हो गया कि इसके बाहर से मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स ऐड होंगे। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि भाई सेंटर में, तो सेंटर का मतलब ये हो गया कि भाई इस बॉक्स के दरमियान से, यानी कि अगर मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया और ये बॉक्स थोड़ा सा लेट से थिक है, ठीक है, तो इसके सेंटर से किस तरीके से मैं करूंगा कि बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से, यानी कि बिल्कुल यहाँ से सेंटर से जो है ये ऐड होगा। ओके सर। ये स्टूडेंट्स बाकी भी मुझे बताएं काइंडली, अभी हमारे पास जी कितने सर स्टूडेंट्स हैं? क्लियर है। ठीक है आइजा, आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. But sir, I don't know where you found the drawing color option. अच्छा, ये जो मैं अभी यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना कलर्स वगैरह, ये तो मैं यहाँ पे जूम के अंदर बाय डिफॉल्ट है, तो मैं इसलिए आपको इससे समझा रहा हूँ। वरना अगर आप लोगों को अपने वेक्टर बोर्ड के अंदर ड्राइंग करनी है तो वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पेन टूल होता है, यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल से आप लोग जो है यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। Oh, okay. Thank you, sir. ठीक है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं मजीद आगे की तरफ। अच्छा, होपफुली आप लोगों को जो है पीएनजी और एसवीजी फॉर्मेट के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। हम इसको इंशाल्लाह आने वाली क्लासरूम में जब हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे ना, तो वहां पर मैं पीएनजी, एसवीजी और जेपेग तीनों फाइल्स इंपोर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली आप लोग वहां पे देख रहे होंगे। सही है? अच्छा जी, अब यहाँ पर बात आ जाती है व्हाट आर प्लगइन्स एंड हाउ टू यूज देम, कि भाई प्लगइन्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कहा कि यार मेरे पास यहाँ पर लेट से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई भी एक इमेज लगानी है। ठीक है? तो हम यूजुअली क्या करेंगे कि भाई हम यहाँ नेट के ऊपर आएंगे, हम कोई भी वेबसाइट से कोई भी इमेज उठा लेंगे। लेट से पिक्सल्स और अनस्प्लैश, ये दो वेबसाइट्स हैं जहां से आप लोगों को फ्री इमेजेस मिल जाती हैं जो कि कॉपीराइट प्रूफ होती हैं, यानी कि कॉपीराइट इनमें नहीं होता। तो यहाँ से आप लोग आने के बाद इमेजेस डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने पास यहाँ से कहीं से भी जैसे कि ड्रैग करेंगे, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और ड्रैग करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे लाके रख दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई। ठीक है? इसको हम रिसाइज भी कर लेंगे और रिसाइज वगैरह करके अपने प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन क्या हम बार बार ये काम करेंगे? मतलब लेट से मैं इमेज को बार बार डाउनलोड करूंगा बाहर से और फिर दोबारा मैं सेव करूंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर और फिर मैं यहाँ पे लाके रखूंगा, तो हम हमेशा ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिग्मा ने हमें एक सबसे आसान काम करके दे दिया है कि उसने वहां पे प्लगइन्स के थ्रू हमें ये ऑप्शन दे दिया है कि हमें जो भी इमेज यूज करनी है हम प्लगइन के ऊपर आएंगे, प्लगइन को रन करेंगे और रन करने के बाद अपनी इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ से आना है, प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड मोर प्लगइन्स के ऊपर। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मतलब इमेजेस यूज करूँ, कोई इमेज लगाऊं,
तो इमेजेस के लिए मैंने यहाँ पे सर्च करना है इमेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैसे सर्च करना होगा प्लगइन का नाम, ठीक है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ इमेजेस, ठीक है। तो अब इसने मुझे यहाँ पे बहुत सारी जो है ना प्लगइन्स बता दी कि भाई ये प्लगइन इस्तेमाल कर लो, आपके पास इमेज आ जाएगी, ये इस्तेमाल कर लो। बट इसमें सबसे अच्छी जो प्लगइन होती है वो होती है पिक्सल्स की या अनस्प्लैश। तो यहाँ पे इसने टॉप पे मुझे दे दिया अनस्प्लैश, ठीक है। अनस्प्लैश बेसिकली एक कंप्लीट वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो और ये वेबसाइट बेसिकली डेवलपर्स, डिजाइनर्स सभी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमें इमेजेस मिलती हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में होती हैं, और एक दूसरी बात ये कि बिल्कुल फ्री होती हैं कि आप इसको इजीली अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली इमेजेस आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इनमें कॉपीराइट नहीं होता। तो ये दो वेबसाइट होती हैं, एक आपके पास होती है पिक्सल्स की और एक होती है आपके पास अनस्प्लैश, ठीक है। और इन दोनों की ही प्लगइन बना करके फिग्मा ने अपने पास यहाँ पे रख दी है कि भाई अगर आपको इस्तेमाल करनी है, आपने यहाँ पे इसकी प्लगइन करना है रन, ठीक है। आप रन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने के लिए, एंड देन आपकी प्लगइन जो है वो रन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें आप प्लगइन, ये यहाँ पे रन हो गई है। अब इस प्लगइन के अंदर से मुझे जो भी इमेज लगानी है मैं इजीली यहाँ पे सर्च करके लगा सकता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी इमेजेस मिल गई है। अब इसमें से लेट से मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, मैंने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे ये इमेज इंपोर्ट हो गई। मतलब आपका जो इतना लंबा काम था कि आपको डाउनलोड करना पड़ रहा था पहले वेबसाइट से, और फिर उसको अपने पास डेस्कटॉप पे सेव करना पड़ रहा था, फिर वहां से लाके यहाँ पे लगाना पड़ रहा था, वो सारा काम आपका मिनिमाइज होकर के एक छोटे से प्लगइन के अंदर आ गया। कोई सवाल पूछना चाह रहा था मेरे ख्याल में अभी? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, वरना पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर कंटिन्यू करें आगे। Sir, I was going to say something, but then I forgot what it was. ओके ओके, अच्छा। अब यहाँ पर आ गई इमेज, ठीक है। अब इस इमेज को मैं अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल तरीके कार्ड से उसको रिसाइज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं जो बड़ा छोटा कर रहा हूँ वो मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, ताकि इक्वल डायमेंशन में ये हर जगह से सेम तरीके से मेरी इमेज बड़ी हो छोटी हो। अगर मैं शिफ्ट दबाए बगैर करूंगा लेट से इस तरीके से, तो आप लोग देख रहे हैं कि कभी भी एक्सीडेंटली अगर मेरा हाथ आगे पीछे हो गया तो मेरी इमेज का जो कंप्लीट साइज है वो खराब हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज से बचना चाह रहा हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करूंगा, ताकि हर जगह से सेम तरीके से बड़ा हो, और कभी भी अगर मेरा माउस आगे पीछे मूव भी हो जाए तो मेरी इमेज का जो शेप है वो खराब ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया प्लगइन के ऊपर के, मतलब कि ये एक सिर्फ सिंपल प्लगइन है इमेजेस के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्लगइन है आपके पास जिससे आप आइकन्स वगैरह भी लेकर आ सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे जैसे मैंने प्लगइन यूज की, तो यहाँ पर मेरे पास अनस्प्लैश की प्लगइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गई। अगर मुझे दोबारा रन करना होगा तो मैं यहीं से आके अनस्प्लैश पे क्लिक करूंगा और मेरी प्लगइन रन हो जाएगी। एंड इसी तरीके से यहाँ पे कुछ सेव प्लगइन्स हैं कि आपके पास कुछ प्लगइन्स जैसे आप रन करते जाते हो वो आपके पास यहाँ पे सेव होती रहती हैं, ठीक है। अब फाइंड मोर प्लगइन में मैं क्लिक करूंगा, और आइकन्स के लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्लगइन होती है आइकॉनिफाई के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे सर्च करूंगा आइकॉनिफाई, तो मुझे यहाँ पे उसकी प्लगइन मिल जाएगी, और मैं उस प्लगइन को रन करूंगा, और रन करने के बाद जो है मेरे पास है वो आइकन्स मैं वहां से लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये रही मेरी आइकॉनिफाई की प्लगइन, इसको मैं करूंगा रन। Sir, जी पूछें। sir, I do not have, when I searched it up over here, it shows up, it says no results for Iconify. आइकॉनिफाई नो रिजल्ट्स, आप स्पेलिंग सही सर्च करें ICONIFY, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। देखिए मेरे पास जैसे यहाँ पे फाइंड मोर में मैं गया था, तो अब मेरे पास क्योंकि कुछ प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट सेव हुई हुई है ना, तो हो सकता है कि मुझे इसी वजह से रिजल्ट्स दे रहा हूँ। बट आप लोग आइकन्स लिखें, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मैंने आइकन्स लिखा तो मेरे पास वैसे आइकॉनिफाई टॉप पे ही आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर सर्चिंग करें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप लोग कोई और प्लगइन इस्तेमाल कर लें आइकन्स के लिए। आपके पास बहुत सारी प्लगइन्स हैं, जैसे फ्री आइकन पैक है,
और यहाँ पे हेल्थ आइकन है, बहुत सारी प्लगइन्स है, आप इनको यूज करके भी आइकन से लेकर आ सकते हैं। I switched up icons ICONS, but it's still no results. अच्छा, तो कोई इशू नहीं है, अगर अभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप कोई और प्लगइन इस्तेमाल कर लें। जैसे अगर आइकॉनिफाई की प्लगइन नहीं है लेट से, और मैं यहाँ पर आता हूँ प्लगइन्स के ऊपर और सर्च करते हैं, लेट से कोई और प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर मिल गई, मुझे तो आइकॉनिफाई मिल गई है। आपको मिल गई आइकॉनिफाई? आपने भी सेम सेम तरीके से सर्च किया था आइकन्स? जी सर। ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, आपका नाम भूल जाता हूँ, आइजा। यहाँ पर है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है कि प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ना टॉप पे आप हो सकता है कंपोनेंट्स में चली गई हो, कंपोनेंट्स में नहीं जाना आपने, आपने प्लगइन्स के ऊपर सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, और फिर आपने यहाँ पे सर्च करना है आइकन्स। Oh, okay. देन फिर आपको ये आइकॉनिफाई की जो प्लगइन है ये मिल जाएगी। हो सकता है आप यहीं पे मिस्टेक कर रही हो। आपको मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे अब आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जैसे लेट से मैं चाह रहा हूँ कोई आइकन लेकर आना होम लेट से। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं, मैं इनमें से कोई भी आइकन लेकर आ सकता हूँ। लेट से मुझे अच्छा लग रहा है आइकन ये वाला, मैंने इसको उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे आइकन इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसको बंद करूंगा और यहाँ पे मैं जूम करूंगा तो मेरे पास ये आइकन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और ये भी आइकन जो है वेक्टर है। इट मीन्स कि अब मैं इसका कलर वगैरह हर चीज चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। और इस टाइम पे इसके अंदर जो वेक्टर है उसका कलर क्या है, फिल। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करनी है कि जो भी आप वेक्टर लेकर आ रहे हैं उसके अंदर कंप्लीट जो है ना लेयर होती है। जैसे मेरे पास ये कंप्लीट जो है वो एक कंप्लीट फ्रेम है मटेरियल के नाम से, ठीक है। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो ओपन करने के बाद इसके अंदर वेक्टर है, इस अंदर वाले जो वेक्टर है ना इसके ऊपर आपने करनी है एडिटिंग। अगर आप लोग ऊपर वाली लेयर के ऊपर एडिटिंग करेंगे तो फिर होगा ये कि इसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिल्म मोड है, अभी ये बस टाइम में बंद हुआ हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसको ओपन करूंगा और कलर चेंज करके अगर आपको दिखाऊं तो इसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर्स ऐड हो जाएंगे। जबकि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे पास आइकन की जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कलर ऐड हो, ठीक है। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर है वो विदाउट बैकग्राउंड हो और उसके अंदर ही कलर्स ऐड हुए हुए हो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कलर ऐड करवा देता हूँ और ये कलर यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे इस वेक्टर को मूव करवाना है तो मैं जरूरी ये है कि मैं इस कंप्लीट लेयर को सिलेक्ट करूं। अगर मैं इसको बगैर सेलेक्ट, सर जी सर अगर ये जो वेक्टर में अब तीन पार्ट नजर आ रहे हैं, तीनों को अलग अलग कलर करना हो तो? यार, तीनों को अलग अलग कलर करने के लिए ना यहाँ पे मसला ये आता है कि ये ऑप्शन देता नहीं है हमें। हमें बोलता है कि भाई आप पूरे का ना एक ही कलर रखो। अब जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया वेक्टर पे, तो इसने मुझे यहाँ पे ना डॉट्स बने हुए दिखा दिए बहुत सारे। अब इन जी। डॉट्स की हेल्प से ना मैं इसका जो शेप है ना वो चेंज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर इंडिविजुअल पार्ट के ऊपर ना जाके कलर चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए ये तरीकेकार है कि आप अलग अलग पार्ट्स जो है ना, अलग अलग पार्ट्स इंपोर्ट करो, उन पार्ट्स को मिला करके कोई अगर आप वेक्टर बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। अच्छा सर, ये जो आइकॉनिफाई है वेबसाइट से जो आइकन्स हम उठाते हैं वो सिर्फ फिग्मा में ऐसे डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, या फिर किसी भी जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कैनवा यार, वगैरह में भी? आइकॉनिफाई बेसिकली ना वेबसाइट तो है, आप वहां से आइकन डाउनलोड करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकते हो। लेकिन जो स्पेसिफिक प्लगइन है ना, ये प्लगइन ही सिर्फ आपके पास फिग्मा में अवेलेबल है कि आप प्लगइन को यहाँ पे रन करो और डायरेक्टली आपको यहाँ से इजीली वो चीज मिल जाएगी। यहाँ से आप इजीली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हो, ये चीज फिग्मा के अंदर ही है सिर्फ। लेकिन हाँ, ओके। अगर आप यूनिवर्सली करना चाह रहे हो यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सली आपके पास अनस्प्लैश की वेबसाइट है, पिक्सल्स की है, तो इनकी आप इमेजेस डाउनलोड करके किसी भी और सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा सकते हो इमेजेस, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा था कि अगर आपको इस वेक्टर को मूव करवाना है तो जरूरी ये है कि आप ऐसा ना हो कि सिर्फ इस वेक्टर को ही मूव करवाओ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इस वेक्टर को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं अगर इसको मूव कराऊंगा तो आप लोग बोलोगे यार ये गायब हो गया या ये गायब हो रहा है थोड़ी देर के लिए। तो ये गायब नहीं हो रहा, बेसिकली अपने फ्रेम के अंदर चला जा रहा है, इसका जो ओरिजिनल सर फ्रेम है। तो क्या करने का तरीका है इसके अंदर कि आप कंप्लीट इसके फ्रेम को सेलेक्ट करो एंड देन उसको मूव कराओ, ठीक, ओके ओके सर। ठीक है। आप लोग दोनों को क्लियर होगा ये चीजें? जी सर।
कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा आइजा, आपको क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? Sir, I found it. And I do not have a question. ओके, अच्छा जी, तो प्लगइन के आपने कॉन्सेप्ट को देखा कि प्लगइन्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करवा सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक इन्होंने बात बताई हुई है, व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग इन फिग्मा, कि भाई प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। ये आप लोगों के लिए एक नया कीवर्ड होगा, बट इसको भी हम जो है यहाँ पे डिटेल में समझते हैं कि भाई प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 1 है, ये एक वायर फ्रेम है, इसको मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, और फिर इसके बाद थोड़ी सी और मजीद डिटेल्स है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि भाई प्रोटोटाइपिंग हमारे पास क्या होती है। अच्छा भाई, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप करता हूँ, और इमेज को चले मैं ऐसी लगे रहने देता हूँ, और इसको उठा करके मैं, ठीक है, और इनके थोड़े बहुत साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। हमारे पास एक डेस्कटॉप स्क्रीन है, अलग अलग स्क्रीन है, तो मैं इस वाली स्क्रीन को कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इस स्क्रीन को मैं रहने देता हूँ। लैपटॉप वाली स्क्रीन को भी हम डिलीट कर देंगे, और मोबाइल वाली को भी, क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं फ्रेम्स के ऊपर आऊँगा और मैं यहाँ से डेस्कटॉप की स्क्रीन सेलेक्ट करूँगा, और एक और डेस्कटॉप की स्क्रीन में यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। और अपने बटन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ले जा करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C Ctrl+V करके, सही है। और ये मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया, सही है। जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब लेट से आप लोगों ने वेबसाइट चलाई होंगी, जैसे मैं सारी वेबसाइट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और यहाँ पे मैंने जैसे अबाउट के बटन पे क्लिक किया तो ये मुझे अबाउट के पेज के ऊपर ले गया, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करूंगा ऊपर, तो ये मुझे ब्लॉग वाले पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे इनका कंप्लीट ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं यही चीज यहाँ पे भी कर सकता हूँ फिग्मा के अंदर, किस तरीके से, कि अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये बटन मुझे इस वाले पेज के ऊपर नेविगेट कर दे, ठीक है। अब अगर लेट से मैं इस डिजाइन को चाह रहा हूँ देखना, मतलब डेस्कटॉप व्यू के अंदर ही, तो यहाँ पे ऊपर प्ले का बटन है, इस प्ले के बटन को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरे पास यानी कि जो कंप्लीट डेस्कटॉप स्क्रीन है वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी, क्योंकि ओरिजिनली जो मैंने डिजाइन बनाया है वो किस तरीके का यहाँ पे मुझे शो होगा डेस्कटॉप के ऊपर। और ये काफी जरा जूम इन है, तो आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हो कि फिट टू स्क्रीन एंड फिट विद कर सकते हो, कि आप लोग देख सकते हो कि आपका जो कंप्लीट डेस्कटॉप का लेआउट है या जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरीके से यहाँ पे शो होगी ओरिजिनली। और यहाँ पे मेरे पास एरो कीज हैं कि इनकी मदद से मैं अपनी दूसरी स्क्रीन को भी देख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ये मुझे प्रीवियस पेज के ऊपर ले जाए। ऐसा करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है प्रोटोटाइपिंग फीचर की। अब प्रोटोटाइपिंग किस तरीके से आप चलाओगे, ऊपर देखो टॉप पे यहाँ पे एक फीचर है प्रोटोटाइपिंग का। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही इस प्लस के ऑप्शन को क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके मैं इस वाली लेयर के ऊपर ले जाके लगा दूंगा, तो अब यहाँ पर इसने मुझे कहा कि आपने इस वाले बटन को इस वाली जो आपके पास फ्रेम है उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया है। अब आप मुझे बताओ कि आपको इसकी जो डिजाइनिंग है या इसके अंदर जो एनिमेशन है वो आपने क्या रखनी है। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा बाय डिफॉल्ट है वैसा ही रहेगा। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके अंदर हम लोग और मजीद किस तरीके से फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अभी के लिए हमने ये कर दिया। अब हम दोबारा यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, या हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पेज आया हुआ है। अब देखना जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया। अभी देखो ये वाला जो आपके पास बटन है ना, इसके ऊपर आपकी जो माउस का जो कर्सर है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं ये वाली स्क्रीन के ऊपर आऊंगा और जैसे ही अपना माउस का कर्सर लेकर आऊंगा, जैसे फौरन से मेरा माउस का कर्सर चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये वाला जो बटन है ये क्लिकेबल बटन है, यानी कि इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये किसी ना किसी पेज पे मुझे ले जा करके नेविगेट करेगा।
क्लियर हो रही है बात? अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस वाले पेज के ऊपर ले गया। इसी तरीके से I'm so sorry. But sir, can you show me how you connected it again? हाँ हाँ, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। अब देखो जैसे मेरे पास लेट से ये वाला बटन है और मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले बटन को कनेक्ट करूँ किसी और स्क्रीन के साथ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसको या तो मैं फ्रेम करूँ या फिर मैं ग्रुप करूँ। अभी मैं चले आप लोगों के लिए फ्रेम कर लेता हूँ। अब मैं आऊँगा यहाँ पे प्रोटोटाइप वाले फीचर के ऊपर टॉप राइट पे आपने देखना है, शेयर के बिल्कुल नीचे मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पे होवर करूंगा ना, तो यहाँ पर एक प्लस की साइन आ रही है कि आप इस वाले बटन को कहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हो। अब लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बटन को इस वाली स्क्रीन के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करके यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब ये वाला बॉक्स आपको बोलता है कि भाई आप मुझे बताओ कि ये जो बटन है ये किस तरीके से काम करेगा। यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो मेरा अगला वाला पेज जो ओपन होने वाला है जहाँ पे आपने इसको पॉइंट किया हुआ है वो किस तरीके से मूव इन हो। यानी कि जब वो मूव इन हो रहा हो, यानी कि जब पेज मेरा चेंज हो रहा हो तो चेंज होते हुए उसकी जो एनिमेशन का स्टाइल है वो किस तरीके से एनिमेट हो रहा हो, या अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ या इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, मैं यहाँ पे सारी चीजें सेट कर सकता हूँ। और ये सारी चीजें हम लोग सेट करेंगे आने वाली क्लासों के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आऊंगा वापसी, और ये आई होप सो कि ये लोड हो चुका हो। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो अब ये वाला मेरा बटन क्लिकेबल बटन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मेरा बटन वाला पेज ओपन हो गया। अब चूंकि मैंने इस वाले बटन को भी लगाया हुआ है पीछे, ठीक है ना, कनेक्ट किया हुआ है पिछले वाले पेज के साथ, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। फीचर है ना आपका कि आप एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर सकते हैं, ये फीचर मतलब बहुत ज्यादा समझो कि बहुत अच्छा भी है और बहुत एडवांस फीचर है। कि अगर आपको कहीं पे अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है, लेट से आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और आपने कहा कि मैंने आपका डिजाइन पूरा कंप्लीट बना लिया है, सही है, लेकिन क्लाइंट ने कहा कि अब आप मुझे इसको समझाओ कि यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स किस तरीके से काम करेंगे, तो आप इजीली इस प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से कनेक्शन कर करके आप क्लाइंट को इजीली बता सकते हैं कि जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, देन फिर उस स्क्रीन के ऊपर से आप जो बटन क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। मतलब कहने का ये है कि एक कंप्लीट वेबसाइट की आप इससे फील ले सकते हैं। यानी कि जस्ट लाइक अ वेबसाइट आप चला रहे हो और वेबसाइट के थ्रू आप काम कर रहे हो और आपने बटन पे क्लिक किया, आपके पास एक स्पेसिफिक पेज ओपन हो गया, फिर आपने क्लिक किया आपके पास दूसरा पेज ओपन हो गया। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? Yes, जी sir. सर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है, हम इसको टाइमली इस्तेमाल भी करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसके अंदर मजीद किस तरीके से एनिमेशंस को ऐड करवा सकते हैं, डिले को किस तरीके से ऐड करवा सकते हैं। पूरी एक ये मतलब आप समझ लो कि वेबसाइट बना रहे हो, आपने वेबसाइट को डिजाइन किया, अब वो वेबसाइट की तरह काम कर रही है कि आपने किसी बटन में क्लिक किया तो वो दूसरे पेज पे लेके जा रही है, किसी भी ऑप्शन को क्लिक किया वो दूसरे ऑप्शन पे ले आके लेके जा रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एक प्रोजेक्ट एक मोबाइल ऐप है, इसको हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। एक बहुत सिंपल है, इसको मैं आप लोगों को डिजाइन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप लोगों ने फ्रेम पे क्लिक करना है और यहाँ से मेरे पास फोन और एंड्रॉयड में ले लेता हूँ लार्ज, ठीक है। और मेरे पास 4 स्क्रीन हैं, तो मैं यहाँ से आकर के या तो मैं 4 ले लेता हूँ या फिर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूंगा कंट्रोल डी की मदद से, तो मेरे पास ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 स्क्रीन मैंने बना ली हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहली वाली स्क्रीन के ऊपर अब मेरा काम है। मैंने लिया रेक्टेंगल और रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने बोला कि जो मेरी हेडर की इमेज है वो यहाँ पे तरीके से आएगी। अच्छा, डिजाइनिंग के अंदर ना आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी जो अलाइनमेंट है, यानी कि जब आप अपनी चीजों को अलाइन कर रहे हो तो वो एक कंप्लीट एक फॉर्मेट के ऊपर अलाइंड हो। ऐसा ना हो कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ ले जाऊं तो कितना बुरा लग रहा है ये, तो जरूरी ये है कि ये सेंटर में अलाइंड हो। अब सेंटर में अलाइन किस तरीके से करोगे कि अब तो रेड रेड कलर की एक लाइन आपके पास आ रही है ऊपर से, ये रेड कलर की लाइन आपको बताती है कि ये आपका पेज का सेंटर है और अब आप बॉक्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये गाइडेड लाइंस आपके पास यहाँ पे इजीली आती रहेंगी आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इमेज काफी बड़ी हो गई है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
मैं यहाँ प्लेस करवा दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पर दोबारा मुझे यहाँ प्लगइन खोलनी पड़ेगी और आइकॉनिफाई को मुझे रन करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं एक आइकन सर्च करूंगा हैमबर्गर के नाम से। हैमबर्गर आइकन बेसिकली ये 3 आपके पास जो यहाँ पे लाइंस आ रही होती हैं यूजुअली, इसे हम बोलते हैं। तो मैं ले जा करके यहाँ प्लेस करूंगा और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर दूंगा, ठीक है। हाँ, और मैंने इसको यहाँ बड़ा कर दिया साइज। क्लास मुक्कू भी तो जाना, कोई पता नहीं अच्छा, घंटा पूरा हो गया चल दी हूँ, हले भी वो पहला प्रोजेक्ट शुरू करता। अब यहाँ पर है आपका एप्लीकेशन तो बनाया टेक्स्ट। करनी है ਹੁਣ एप्लीकेशन। Sir, जी पूछे। when I tried connecting my button with the other thing, but when I click it, it won't click. It won't clickable. अच्छा, आपने मिस्टेक ये की होगी कि आपने ना उसको प्रॉपरली ड्रॉप नहीं किया होगा, यानी कि आपने इसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया होगा किसी दूसरी स्क्रीन के साथ। मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अभी इसी वाले प्रोजेक्ट में हम लोग दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो आपने देखना है कि किस तरीके से होती चीजें, ठीक है। Okay. लेट से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ शॉपिंग ऐप, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, ये मेरे पास हैमबर्गर आइकन आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर एक इमेज आ गई, और इस इमेज के साथ मेरे पास यहाँ पे नीचे टेक्स्ट है और फिर 2 बटन्स हैं। अब लेट से मेरे पास इस वाले फ्रेम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट आए, और मैं लिखना चाह रहा हूँ लेट से ऑफ नाउ एंड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से आकर के इसका जो फॉन्ट साइज है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, इसको मैं सेंटर कर दूंगा और मजीद बड़ा कर लेंगे। जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर लूंगा क्योंकि इसका फॉन्ट जो है काफी बुरा लग रहा है। तो लेट्स से अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ, फ्रेम को भी मैं सेट कर लूंगा ताकि अलाइनमेंट के अंदर मुझे आसानी हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेंटर में लेकर आया, मुझे जो रेड कलर से गाइडेड लाइंस है इसने बता दिया कि आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इमेज को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा जो है नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे नीचे हमें 2 बटन्स बनाने हैं। एक बटन होगा हमारा लर्न मोर का और एक होगा हमारे पास टॉप नाउ का, ठीक है। ये वाला बटन आ गया, लेट से इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ, सही है। और इसका जो रेक्टेंगल है इसका मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, और लेट से मैं इसको दे रहा हूँ कुछ ये वाला कलर। और जो मेरा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का कलर मुझे यहाँ पे चेंज करके मैं इसको कर रहा हूँ वाइट, ताकि वाइट जो है मेरा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। और इन दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रेम, और मैं इसको करूँगा Ctrl+D ताकि मेरे पास इसकी एक कॉपी बन जाए। और अब इसके अंदर मैं चेंज कर दूंगा इसके टेक्स्ट को टॉप नाउ, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है। और हम इन दोनों बटन जी सर क्लियर है। Yes, sir. तो ये सिंपल सा लेआउट आपके पास यहाँ पे तैयार हो चुका है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से, या चलो पहले मैं डिजाइन पूरा बना लेता हूँ उसके बाद मैं इसकी करूंगा प्रोटोटाइपिंग। अच्छा भाई, अब दूसरा जो पेज है हमारे पास, अच्छा याद रहे अभी हम जो बना रहे हैं ये एक जस्ट एक समझो कि एक वायर फ्रेम है, सही है। और वायर फ्रेम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई इमेजेस नहीं लगी हुई प्रॉपर्ली, कोई प्रॉपर्ली कलर सेट नहीं हुए हुए, एक ही कलर है उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं दोबारा रेक्टेंगल यहाँ बनाऊंगा, और यहाँ पर इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। लेट्स से यहाँ पर डिटेल्स आ गई, प्रोडक्ट नंबर 1, और इसके अंदर मैंने बोल दिया लेट्स से हैंड बैग है आपका, ठीक है। और इसका साइज कुछ आ गया लेट्स से कुछ भी, और
इसका वेट आ गया लेट से 14 या 1 kg। ये जस्ट एक रेफरेंस नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि यही होने चाहिए, ये तो बस एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया। जाहिर सी बात है कोई भी हैंड बैग 1 किलो का तो नहीं होता। सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, बाकी यहाँ पे उसकी प्राइसिंग आ गई। लेट से ये है $50। अच्छा, अब लेट से मुझे इनकम्प्लीट जो मेरे पास टेक्स्ट है ना, इनके दरमियान में स्पेसिंग चाहिए ज्यादा, तो वो स्पेसिंग मैं लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पर आपने देखना है इस टेक्स्ट की, इसको सबसे पहले मैंने इसको किया हाईलाइट, और इसका सबसे पहले मैं बढ़ा लेता हूँ फॉन्ट साइज, ज़रा ज़्यादा हो गया, और इतना फॉन्ट साइज सही है, ठीक है। अब इन लेटर्स के दरमियान मुझे चाहिए स्पेसिंग, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करूंगा, आपने देखना है कि ये स्पेसिंग यहाँ पर ऐड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये स्पेसिंग यहाँ पर आ गई, और इसका फ्रेम सेट हुआ हुआ है अपनी जगह के ऊपर, और इसको मैंने कर दिया सेंटर अलाइंड, ठीक है। फ्रेम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नेव बार है, तो दोनों नेव बार को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करके इन दोनों को मैं कर लूंगा फ्रेम सिलेक्शन। सही है। फ्रेम सिलेक्शन करने के बाद मैंने किया इनको Ctrl+D, और फिर मैंने यहाँ पर इस वाले पेज के ऊपर भी ले आकर के प्लेस कर दिया। सेम मैं Ctrl+D करूंगा, और यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आकर रख दूंगा, अगेन Ctrl+D करूंगा, और सही है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे नेव बार मेरे ऐड हो गए हर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बॉक्सेस और हैं हमारे पास, और उन बॉक्सेस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऑल्ट की प्रेस करूंगा, ऑल्ट की से मैं इसकी कॉपी ले लूंगा नीचे, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, और इनके साइज को भी मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस और मजीद ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं कर लूंगा लेफ्ट अलाइन, मेरा पहला वाला बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि जो मेरा पहला वाला बॉक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसी अलाइनमेंट के ऊपर मैंने तीनों बॉक्सेस को यहाँ पे रख दिया है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, और वो टेक्स्ट मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, डमी टेक्स्ट। लेट्स से प्रोडक्ट नंबर 2, और मैं यही वाला सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले के लिए मैं थोड़ी सी और कम कर लूंगा हाइट। Sir, जी, you know where you got the Android large thing, that white thing? I'm not sure where to get that from. मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, आपने टॉप पे आना है, टॉप पे आने के बाद आपने यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करना है, ठीक है। इस फ्रेम पे क्लिक करने के बाद जब आप फोन के ऑप्शन पे आएंगी राइट साइड के ऊपर प्रॉपर्टीज पैनल पे, तो जैसे ही आप इसको खोलेंगी तो यहाँ पर एंड्रॉयड लार्ज आ रहा होगा। Oh, okay, thank you, sir. ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ डमी टेक्स्ट आ चुका है, और इसके ऊपर मैं कर दूंगा 3, एंड देन मैं इसको कर दूंगा 4, और इसको मैं ले जाऊंगा 60 के ऊपर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ 70, और ठीक है। अब ये कोई बहुत अच्छा डिजाइन तो नहीं है, बट काइंड ऑफ एक रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल सही है कि आपने जो है यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो आप लोग क्रॉस भी लगा सकते हो। क्रॉस लगाने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे लाइन शेप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं इसको शिफ्ट दबा करके ड्रैग करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको आगे कर दूंगा रिलीज, तो ये शेप मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूंगा,
और यहाँ पे आके मैं इसको रिलीज कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक क्रॉस आ चुका है। ये वाला शेप जरा सा खराब सा हो गया है, इसको हम सेट, ठीक है। तो ये आप लोग हर जगह इसको कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक पे आपको लगा के दिखा दिया है ताकि आपको लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि जो क्रॉस आया हुआ है वो किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल 2 पेजेस का लेआउट यहाँ बना लिया है। अब हमें जाना है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि है हमारा चेकआउट का पेज, ठीक है। अब चेकआउट के पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पर एक और बटन लगा लेते हैं, वहां पे लगा हुआ नहीं है बट यहाँ पर हम लगा लेते हैं ताकि हम यहाँ से नेविगेट होकर के उस वाले पेज तक चले जाएं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम बटन यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ला करके मैं कर दूंगा पेस्ट। का साइज थोड़ा सा हम कर लेंगे छोटा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हम नाम रख देते हैं बाय नाउ, ठीक है। और जैसे ही बंदा बाय नाउ पे क्लिक करे वो तीसरे पेज के ऊपर आ जाए जो कि है चेकआउट। चेकआउट के लिए हम यहाँ पर एक और स्क्रीन बनाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा टेक्स्ट और वो आएगा चेकआउट, ठीक है। और ये थोड़ा सा होगा बोल्ड, और बोल्ड करने के लिए मैं इसका फॉन्ट सबसे पहले चेंज करता हूँ और कोई ऐसा फॉन्ट लेता हूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आ रहा हो, तो ये भी चले ठीक ही है। चेकआउट, और इसका फॉन्ट साइज देख लेते हैं एंड देन इसका जो फ्रेम है वो कर लूँगा मैं सेट, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगेन एक रेक्टेंगल है, और अब इस बॉक्स के साथ हमारे पास टेक्स्ट है, यानी कि प्रोडक्ट नेम, शिपिंग और प्राइसेस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको टॉप पे लेके गया और प्रोडक्ट नेम, शिपिंग, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ना आप लोगों ने कोई अच्छा सा लेआउट मुझे बना के ना दिखाना है लाजमी, ठीक है, ओके सर। ताकि Okay. मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। So, sir, I took a photo of the thing you went on. So, when I'm done, so can I try to make something similar to that? सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं? You know that thing. See, I see this that you made. Can I make something similar, very similar to this? हाँ, आप इससे सिमिलर बना सकती हैं, नो इशू। बस आपने एक अच्छा सा डिजाइन ना मुझे बना के दिखाना है नेक्स्ट क्लास में, ताकि जो भी चीजें आप लोगों ने सीखी है ना, भले अच्छा ना भी हो, अभी कोई मसला नहीं है, बट मुझे इतना नजर आना चाहिए कि आपने जो भी चीजें सीखी हैं उन सब चीजों को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने टोटल को इसी के नीचे रख दिया है, डिजाइन में मैंने थोड़ी चेंजेस किए हैं तो कोई इशू नहीं है। अब इसके नीचे हमारे पास ईमेल, कार्ड इन्फॉर्मेशन और 3-4 चीजें और हैं। अब हम इसको यहाँ पे इसके फॉर्म को ना कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे, और ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया, मैंने छोटा कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, पहले वाले के अंदर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, और लेट्स से इसको मैंने कर दिया एंटर योर ईमेल, और मैं इस टेक्स्ट को कर दूंगा सेंटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, लेट्स से 13। ठीक है, और इसका जो कलर है बेसिकली मैं हल्का सा ग्रेश पे ले जाऊंगा, ताकि बस हल्का सा जो है जैसे लुक आता है कि किसी ने बस प्लेस होल्डर को यहाँ रखा हुआ है, वैसे आपके पास एक लुक आ जाए, ठीक है। और हल्का सा
अच्छा, अब जो बॉक्सेस है ना, इसके अंदर भी मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड करवा दूंगा प्लस के बटन से। अच्छा सॉरी, ये टेक्स्ट के ऊपर ऐड हो गया। अब हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल के ऊपर ऐड करवा देंगे स्ट्रोक, और अगर मैं यहाँ से कलर हटा दूं तो अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये, ठीक है। अगेन या मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, और या इसको ऑल्ट की से मैं नीचे इसकी कॉपी ले आता हूँ। ठीक है, एंटर योर नेम आ गया। और अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट ऐड करना है। आपकी जो कार्ड की डिटेल्स होती हैं वो आ गई, और यहाँ पे हमने कलर को रिमूव कर दिया, स्ट्रोक ऐड करवा दी, यहाँ पे भी कलर को रिमूव कर देंगे, स्ट्रोक ऐड करवा देंगे। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ या फिर एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चारों डिटेल्स आपके पास आ गई, और इन दोनों टेक्स्ट का जो कलर है बेसिकली वो मैं यहाँ पे हल्का कर दूंगा ग्रेश। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लास्ट में आपके पास आएगा बटन परचेज का, तो मैं सेम बटन को यहाँ पे कर लूंगा कॉपी। और यहाँ पे लेकर आकर के हम इसको कर देंगे पेस्ट। अच्छा, वो वहां से नहीं आया। और मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। परचेज नाउ। ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट स्क्रीन जो होगी वो होगी कि आपने जो है चीज बाय कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करवा देंगे। और इसका साइज मैं कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना हमेशा फ्रेम सेट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जरूरी नहीं है कि फ्रेम सेट करें। मैं फ्रेम इसलिए सेट करता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली अपने सेंटर के ऊपर आ जाए पूरे पेज के। अगर मैं फ्रेम सेट नहीं करूंगा या मैं फ्रेम को बड़ा रखूंगा तो ये कंप्लीटली टेक्स्ट मेरा सेंटर पे नहीं आ पाएगा पेज के। अगर मैं सेंटर में कर भी दूंगा तो इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो इसके हिसाब से आ रही होगी, तो ये कंप्लीटली सेंटर में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं फ्रेमिंग को एग्जैक्टली सेंटर में रख करके देन फिर मैं इसको अलाइन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक एरो आ जाएगा। और योर ऑर्डर इज ऑन द वे, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा जो कि योर ऑर्डर इज ऑन दी वे। और इसका सबसे पहले तो फॉन्ट साइज छोटा कर लेना है हमने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लेता हूँ मैं, और फॉन्ट साइज मेरे हिसाब से बेहतर है। ठीक है। और इसको यहाँ पे, ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ पर आ गया। अच्छा, एक और दफ़ा मैं यहाँ बटन को कॉपी कर रहा हूँ। चल, इसका फ्रेम मैं ज़रा सही कर दूँ। और इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है, यहाँ ले आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। और इसको भी मैं इसको भी मैं फ्रेम कर देता हूँ, क्योंकि ये फ्रेम से बाहर आ चुका है। तो ये चीज़ें ना आप लोगों ने मुझे करते हुए नोटिस करनी है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब इसकी ना कोई फ्रेमिंग नहीं हुई, मैंने जस्ट इनकी दोनों लेयर्स को कॉपी किया और दोनों लेयर्स को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया विदाउट फ्रेमिंग। तो यहाँ पे आपने देखना है ऊपर टॉप पे कि ये दोनों लेयर्स विदाउट फ्रेम आए हुए हैं। आपने क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इनको फिर यहाँ पे फ्रेम कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये फ्रेम नंबर 9 के नाम से यहाँ पे आ चुका है। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, इनको आप लोगों ने खास नोट करके चलना है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा शॉप मोर। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है
कि अब मैं इसको करने जा रहा हूँ प्रोटोटाइपिंग से कनेक्ट। अब आप लोगों ने नोट करना है, शॉप नाउ वाले बटन पे मैं जैसे ही गया, मैंने इसको ड्रैग किया, आपने देखना कि जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना, ड्रैग करके देन मैं इसको यहाँ पे ला करके अब मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला बॉक्स ओपन हो गया है। जब तक ये वाला बॉक्स ओपन ना हो, इट मीन्स कि आपका वो कनेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली। ठीक है स्टूडेंट्स, आयजा और हसान, आप लोग काइंडली कनेक्टेड है मेरे साथ? जी सर। ठीक है, तो अब जो आपका इशू आ रहा था ना कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा था या जो भी इशू आ रहे थे, तो आपने क्या किया होगा कि उसको ऐसे ला करके छोड़ दिया होगा, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट करने का तरीकाकार क्या है कि आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है, इस वाले के ऊपर लगा करके अब छोड़ना है, तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कनेक्ट हो चुका है। सेम फॉर दिस वन, मैं इसको ले आके ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ले आके पेस्ट करूंगा, और देखें यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, छोड़ूंगा और ये यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया, कनेक्ट हो गया। अगेन इसको भी मैं ऐसे ले आके यहाँ पे लेके आऊंगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं माउस छोड़ूंगा, वैसे ही छोड़ने के बाद माउस यहाँ पे ये वाली स्क्रीन मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब शॉप मोर है ना, शॉप मोर को मैं कनेक्ट करूंगा पहली वाली स्क्रीन के साथ, तो इसको मैं लेके गया यहाँ पे और मैंने पहली वाली स्क्रीन के पास लाके छोड़ा, तो मेरे पास यहाँ बॉक्स ओपन हो गया। सही है, हम करते हैं इसको प्ले। ओके सर। अब आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करना है, ये आपके पास कंप्लीटली एक मोबाइल व्यू में आ रहा है। सही है, और अब जैसे ही मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया, मेरे पास दूसरी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, मेरे पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो गई। जैसे ही मैंने परचेज नाउ पे क्लिक किया, मेरे पास लिखा हुआ आ गया योर ऑर्डर इज ऑन द वे। अब जैसे ही मैं शॉप मोर पे क्लिक करूंगा, मेरे पास पहली वाली स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई। तो ये काफी अमेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग है कि आप लोग एक कंप्लीट वेबसाइट का एक्सपीरियंस ले सकते हो इससे चला चला के आप लोग बटन्स क्लिक कर रहे हो, दूसरा पेज ओपन हो रहा है। बहुत इसको ना काम करने में आप लोगों को मजा आएगा जब भी आप लोग काम करोगे ना इसके ऊपर, और रियल टाइम आप लोग देख रहे होगे किस तरीके से चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कुछ मसले आए हो आप लोगों को? अ, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे पास से। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? जी सर, शेयर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बताएं आप लोग कि आप लोगों को चीजें क्लियर है? Yes, sir. Actually, yes, it's clear now. I know how to properly connect the thing. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों ने एक अच्छा सा डिजाइन, भले मोबाइल का हो या वेबसाइट का हो, वो आप लोगों ने बना के मुझे दिखाना है, और उसमें जितनी भी मैंने चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन की है वो आप लोग मुझे उसमें मतलब बना के दिखाएंगे, प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे चीजों को, प्रॉपरली अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोई भी चीज ना आगे पीछे ना हो, प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अलाइंड हो, जैसे यहाँ पे अलाइंड है कम्प्लीटली, सारे एक फॉर्मेट पे हो, तो वो आपका डिजाइन जो है ना खुद ब खुद बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ लें। और लास्ट में आप लोगों को एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे लेट से आप लोगों ने इसकी यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट की यहाँ पे ना स्टाइलिंग निकालनी है सीएसएस की। सीएसएस बेसिकली जब वेब डेवलपमेंट हम सीखते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे एक सीएसएस आ रही होती है स्टाइलिंग बेसिकली इस कंपोनेंट की, तो वो आप लोग इंस्पेक्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ से ढूंढ सकते हो। अभी तो फिलहाल आप लोगों का इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि आप लोग डेवलपमेंट आई होप कि नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो उस वो यहाँ से इजीली, आपको डेवलपर है वो इजीली इस ऑप्शन से इसकी स्टाइलिंग को कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर सकता है डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें, वरना हम लोग क्लास को रैप अप करते हैं। और होमवर्क मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हो आप लोगों के? I have no questions. हसन, question, आपका sir. कोई क्वेश्चन नहीं है? चले, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और होमवर्क क्लास में कर लीजिएगा आप लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह Love हाफिज। you.